शादी के अगले ही दिन अरेंज मैरिज वाली बहू निकली प्रेग्नेंट। सुबह का वक्त है और सरला के घर के बाहर हलचल मची हुई है क्योंकि आज आरव की बारात निकलने वाली है। सरला सभी से कहती है, चलो भाई, बारात निकलने में पहले ही बहुत देर हो चुकी है। अगर हम समय पर नहीं पहुँचे तो समधी जी क्या सोचेंगे। माँ, आप इतना टेंशन क्यों ले रही हैं? देखिए सब तैयार हैं। और ये आरव कहाँ रह गया? दूल्हे राजा का अता पता ही नहीं है। माँ मैं यही हूँ, लेकिन नीरज कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। सरला, तुम और छवि जाकर बड़ी गाड़ी में बैठो, मैं जरा अंदर जाकर देखूं कि नीरज कहाँ रह गया। हिमेश घर के अंदर वाली कमरे की तरफ जाता है। वो देखता है नीरज फोन पर किसी से बात कर रहा है। हिमेश उससे कहता है, अरे नीरज बेटा, बारात के लिए देर हो रही है, चलो जल्दी नीचे आओ। पिताजी आप लोग निकलिए, मैं बस 5 मिनट में अपनी बाइक पीछे पीछे आता हूँ। ठीक है बेटा, मुहूर्त का ध्यान रखना। ऐसा कहकर हिमेश बाहर आता है और सभी लोग बारात लेकर निकल जाते हैं। इधर नीरज रश्मि से कहता है, रश्मि तुम समझ क्यों नहीं रही हो? आज भैया की शादी है, मैं इस वक्त कैसे आ सकता हूँ? मुझे कुछ नहीं पता नीरज, तुम्हारा मुझसे मिलना इस वक्त बहुत जरूरी है। अगर तुम अभी नहीं आए तो शायद हम कभी नहीं मिल पाएंगे। नीरज मजबूर होकर अपनी बाइक निकालता है और रश्मि से मिलने पार्क में पहुंचता है और कहता है, रश्मि मैं अभी तुमसे शादी नहीं कर सकता। तुम जानते हो मेरे घर वाले लव मैरिज के कितने खिलाफ हैं। वो ये कभी नहीं मानेंगे, खासकर इस तरह से। देखो नीरज, अगर तुमने अब मुझे मना किया या मुझे बीच रास्ते में छोड़ा तो मैं जहर खा लूंगी। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। जो भी हो, शादी तो मुझे तुमसे ही करनी है, चाहे इसके लिए मुझे दुनिया से ही क्यों ना लड़ना पड़े। तो फिर एक ही तरीका है कि हम अभी इसी वक्त कोर्ट मैरिज कर लें। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा है। चलो मेरे साथ रजिस्टर ऑफिस चलते हैं। नीरज और रश्मि चुपचाप कोर्ट पहुंचते हैं। एक तरफ आरव की शादी की रस्में पूरे रीति रिवाज और मंत्रों के साथ हो रही थीं और दूसरी तरफ नीरज और रश्मि बिना किसी ढोल धमाके के वकील के सामने कागजों पर दस्तखत कर रहे थे। कुछ घंटों बाद आरव और अदिति की विदाई होती है और बारात वापस सरला के घर पहुंचती है। सरला आरती की थाली लेकर दरवाजे पर खड़ी है। रुको रुको बहू, कदम अंदर रखने से पहले मैं तुम्हारा गृह प्रवेश करवाती हूँ। मेरी अदिति इस घर की लक्ष्मी बनकर आई है। छवि, जरा वो कलश सीधा करो। सरला अदिति की आरती उतारती है, उसके माथे पर तिलक लगाती है और अदिति मुस्कुराते हुए घर के अंदर कदम रखती है। पूरा परिवार अदिति के स्वागत में मगन है। तभी पीछे से नीरज की आवाज सुनाई देती है जो सबको चौंका देती है। नीरज के साथ रश्मि खड़ी है जिसके गले में फूलों की माला है और मांग में सिंदूर। माँ, क्या आप अपनी छोटी बहू का गृह प्रवेश नहीं करवाओगी? सरला जैसे ही पलट कर देखती है, उनके हाथ से आरती की थाली छूटते छूटते बचती है। वो गुस्सा होते हुए कहती है, ये क्या तमाशा है नीरज? ये लड़की कौन है और तुम दोनों के गले में ये हार क्यों है? मेरा सिर चकरा रहा है। कोई मुझे बताओ कि ये क्या हो रहा है। माँ, मैंने शादी कर ली है। ये रश्मि है, आपकी छोटी बहू। हम एक दूसरे से प्यार करते थे और आज हमने कानूनन शादी कर ली। लव मैरिज? तुमने लव मैरिज कर ली और हमें बताया तक नहीं? आज तुम्हारे बड़े भाई की शादी के दिन तुमने ये नीच हरकत की। तुमने मेरे अरमानों का खून कर दिया नीरज। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरा बेटा इस तरह बिना पूछे किसी को घर ले आएगा। माँ, वो दरअसल हालात ही कुछ ऐसे थे कि मुझे यह कदम उठाना पड़ा। मैं आपको दुखी नहीं करना चाहता था, लेकिन मेरे पास और कोई चारा नहीं था। क्या दरअसल? मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। मेरा मान सम्मान सब मिट्टी में मिला दिया तुमने। ये लड़की इस घर की बहू कभी नहीं हो सकती। माँ प्लीज रिलैक्स, शांत हो जाइए। आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। अब जो होना था वो तो हो गया। नीरज ने गलती की है, मैं मानता हूँ, लेकिन अब तो वो शादी कर चुका है। जाने दो ना, उसे घर के बाहर खड़ा रखना क्या सही होगा? आरव सही कह रहा है सरला। अगर हम बाहर सड़क पर इस तरह तमाशा करेंगे तो हमारे अपने ही घर का मजाक बनेगा। लोग बातें बनाएंगे। जो हो गया उसे बदला तो नहीं जा सकता। नीरज की पत्नी का भी गृह प्रवेश करवा दो, यही बेहतर है। मैं नहीं करवाऊंगी इसका गृह प्रवेश। जिसे जो लगता है कर ले। मैं इस रिश्ते को कभी स्वीकार नहीं करूंगी। मैं जा रही हूँ अपने कमरे में। सरला गुस्से में पैर पटकती हुई अंदर चली जाती है। तब हिमेश छवि से कहता है, छवि बेटा तुम जाओ, अपनी माँ की जगह तुम ही रश्मि की आरती उतारो और उनका गृह प्रवेश करो। आज का दिन खुशियों का होना चाहिए था, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। छवि भारी मन से रश्मि की आरती उतारती और उसे अंदर ले आती है। तब हिमेश कहता है, आरव तुम अदिति को लेकर अपने कमरे में जाओ और नीरज तुम भी रश्मि को अंदर ले जाओ। तुम दोनों अपने अपने कमरे में जाकर आराम करो। अदिति और आरव अपने कमरे में चले जाते हैं। अदिति चुप है, वो समझ नहीं पा रही कि उसके ससुराल में ये क्या हो रहा है।
उधर रश्मि नीरज के साथ कमरे में जाती है। उसकी आंखों में आंसू हैं। अगला दिन होता है। घर में मुंह दिखाई की रस्म की तैयारी चल रही है। सरला अभी भी नाराज है, लेकिन लोक लाज के डर से वो रस्म निभाने को तैयार है। वो छवि को अपने पास बुलाती है और उसे कुछ पुराने गहने देकर कहती है, छवि ये लो, ये कपड़े और ये पुश्तैनी हार मैंने अदिति के लिए रखे थे। ये मुंह दिखाई की रस्म के लिए हैं, जाओ और उसे दे आओ, वो इसे पहनकर तैयार हो जाएगी। जी माँ, मैं अभी देकर आती हूँ, भाभी इसमें बहुत सुंदर लगेंगी। छवि अदिति के कमरे में जाती है और अदिति को वो हार और कपड़े देती है। थोड़ी देर बाद अदिति लाल जोड़े और भारी हार में बाहर आती है। उसकी सुंदरता देखकर सबकी आंखें फटी रह जाती हैं। अदिति बेटा, तुम बहुत सुंदर लग रही हो, ये हार तुम पर बहुत फब रहा है। सच में भाभी, आप बिल्कुल किसी राजकुमारी जैसी लग रही हैं। तभी रश्मि भी तैयार होकर कमरे से बाहर आती है। उसने भी चमक धमक वाले कपड़े पहने हैं, लेकिन उसके गले में कोई कीमती हार नहीं है। वो सरला के पास आती है और उम्मीद भरी नजरों से देखकर कहती है, माँ जी, आपने अदिति भाभी को इतना सुंदर पुश्तैनी हार दिया, क्या आपने मेरे लिए भी कोई पुश्तैनी हार रखा होगा? लव मैरिज करने वालों के लिए मेरे घर में कुछ नहीं है रश्मि। जो कुछ भी मान सम्मान और पुश्तैनी चीजें हैं वो सिर्फ अरेंज मैरिज वाली बहू के लिए हैं, जिसे मैं चुनकर लाई हूँ। ये सुनकर रश्मि का चेहरा उतर जाता है। उसे बहुत अपमानित महसूस होता है। वो अपनी आंसू रोकती हुई वापस अपने कमरे की तरफ भागती है। नीरज उसके पीछे जाता है और उसे संभालने की कोशिश करता है। रश्मि प्लीज दुखी मत हो, माँ का गुस्सा बस क्षणिक है, कुछ दिनों में सब ठीक हो जाएगा। वो तुम्हें भी उतना ही प्यार देंगी जितना अदिति भाभी को। तुम चिंता मत करो, बस तैयार हो जाओ, मुंह दिखाई की रस्म शुरू होने वाली है, लोग आते ही होंगे। ठीक है, मैं तैयार होती हूँ। थोड़ी देर बाद रश्मि तैयार होकर बाहर आती है। मुंह दिखाई की रस्म शुरू होती है। अड़ोस पड़ोस की औरतें आती हैं और दोनों बहुओं को देखती हैं। लोग अदिति और रश्मि दोनों की तारीफ कर रहे हैं। तभी माला कहती है, वाह सरला, तुम्हारी दोनों बहुएं तो बड़ी प्यारी हैं, घर की रौनक बढ़ गई है। रस्म चल ही रही होती है कि अचानक अदिति का चेहरा पीला पड़ने लगता है। उसे बेचैनी महसूस होती है और वो अपना पेट पकड़ लेती है। अचानक उसे तेज उबकाई आती है और वो अपना मुंह ढककर बाथरूम की तरफ भागती है। उसको लगता है कि शायद उसे घबराहट हो रही है, लेकिन रश्मि की नजर उस पर जमी हुई है। अदिति बाहर आती है और दोबारा सोफे पर बैठती है, लेकिन उसे फिर से उल्टियां होने लगती हैं। औरतों के बीच कानाफूसी शुरू हो जाती है। हे भगवान, ये क्या देख रही हूँ? शादी को अभी एक दिन ही हुआ और बड़ी बहू को इस तरह उल्टियाँ हो रही हैं। हाँ बहन, जिस तरह से उल्टियाँ कर रही है उस तरह की उल्टियाँ तो सिर्फ प्रेगनेंसी में ही होती है। शादी के अगले ही दिन कोई इतना बीमार कैसे हो सकता है? इसके पीछे और क्या कारण हो सकता है? रश्मि ये सारी बातें सुन लेती है। उसके दिमाग में एक शंख की घंटी बजती है। वो सोचने लगती है, ओ माय गॉड, शादी के अगले ही दिन अरेंज मैरिज वाली बहू निकली प्रेग्नेंट। अब तो क्या होगा? मुंह दिखाई की रस्म जैसे तैसे खत्म होती है और लोग चले जाते हैं। सरला भी थककर अपने कमरे में चली जाती है। तभी रश्मि सरला के कमरे में आती है और कहती है, माँ जी, मुझे आपसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। ये बात हमारे घर की इज्जत से जुड़ी है। क्या बात करनी है तुम्हें मुझसे? जल्दी बोलो, मुझे आराम करना है। माँ जी, जो औरतें आई थी मुंह दिखाई के लिए, वो कह रही थी कि अरेंज मैरिज वाली बहू यानी अदिति भाभी प्रेग्नेंट है, और मैंने खुद उन्हें आज कई बार उल्टियां करते हुए देखा है। शादी के अगले ही दिन ये सब होना क्या आपको अजीब नहीं लगता? ये तुम क्या बकवास कर रही हो रश्मि? शर्म नहीं आती अपनी जेठानी पर ऐसा कीचड़ उछालते हुए? तुमने खुद लव मैरिज करी है, इसीलिए तुम अरेंज मैरिज वाली बहू को नीचा दिखाना चाहती हो? जाओ यहाँ से, और आइंदा ऐसी गंदी बात मत करना। माँ जी, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मुझे शक है इसीलिए कह रही हूँ। रश्मि की बात सुनकर सरला छवि को आवाज देकर बुलाती है और कहती है, छवि जाओ, अपनी अदिति भाभी को बुलाकर लाओ, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। छवि अदिति को लेकर आती है। अदिति अभी भी थोड़ी कमजोर लग रही है। अदिति, ये तुम्हारी देवरानी कह रही है कि तुम प्रेग्नेंट हो। औरतों ने बाहर कुछ बातें की हैं तुम्हारी उल्टियों को लेकर, क्या ये सच है? क्या शादी के अगले ही दिन तुम प्रेग्नेंट निकली? नहीं नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। भला शादी के अगले दिन कोई प्रेग्नेंट कैसे हो सकता है? वो तो मुझे सुबह से गैस और एसिडिटी की समस्या हो गई थी। शायद नई जगह का खान पान मुझे सूट नहीं किया, इसीलिए उल्टियां हो रही थी। सुन लिया तुमने? अच्छे से सुन लिया ना? मेरी बहू को गैस की समस्या है और तुम उसे प्रेगनेंसी का नाम दे रही हो। अब जाओ यहाँ से, और आज के बाद ऐसी फालतू और घटिया बातें मेरे सामने मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ठीक है माँ जी, जैसा आपको सही लगे। रश्मि वहां से चली जाती है, लेकिन उसका शक कम नहीं होता। उसे लगता है कि अदिति कुछ छुपा रही है। अगली सुबह रश्मि उठकर किचन की तरफ जाती है। वो देखती है कि अदिति वहां पहले से ही मौजूद है और चोरी छुपे जार से अचार निकालकर खा रही है। ये देखकर रश्मि कहती है, जेठानी जी, आप सुबह सुबह खाली पेट अचार खा रही हैं? अरे रश्मि, तुम कब आई? हाँ, वो मुझे अचार बहुत पसंद है ना, इसीलिए बस थोड़ा सा चख रही थी। अचार पसंद होना अलग बात है, लेकिन जिस तरह से आप उसे खा रही थी
वो सिर्फ प्रेगनेंसी में ही देखा जाता है। क्या वाकई जो मैंने माँ जी से कहा था वो गलत था? तुम बहुत ज्यादा सोचती हो रश्मि। आओ ना साथ मिलकर नाश्ता बना लेते हैं, माँ जी उठने ही वाली होंगी। दोनों साथ में खाना बनाने लगती हैं। तभी सरला वहां आती है और कहती है, रश्मि यहाँ खड़े होकर बातें मत बनाओ, जाओ जाकर बाड़े में जितने कपड़े हैं वो सारे धो लो और कपड़े धोने के बाद पूरे घर की साफ सफाई कर लेना। मेरी बहन आने वाली है, घर चमकना चाहिए। माँ जी मैं पहले अदिति भाभी के साथ खाना बनवा लेती हूँ, फिर कपड़े धो लूंगी। कोई जरूरत नहीं है, खाना बड़ी बहू बना लेगी, वो एक्सपर्ट है। ऐसा कहकर सरला रश्मि को रसोई से हटा देती है। रश्मि गुस्से में कपड़े धोने चली जाती है। अदिति शांति से खाना बनाती है और डाइनिंग टेबल पर लगा देती है। थोड़ी देर बाद अदिति खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर लगा देती है। सभी खाना खाने बैठ जाते हैं और अदिति सरला से पूछती है, माँ जी क्या मैं रश्मि को भी बुला लूं? वो सुबह से कपड़े धो रही है, थक गई होगी। तुम रहने दो बेटा, तुम बैठो। छवि जा जरा उस महारानी को बुला कर ला। छवि बाहर जाती है जहां रश्मि पसीने में तर कपड़े धो रही है। छवि कहती है, भाभी बस कीजिए, माँ बुला रही है, खाना लग गया है। बस थोड़ी देर में आती हूँ छवि, कपड़े धुल गए हैं, बस इन्हें फैला देती हूँ। रश्मि धुले हुए कपड़े छत पर ले जाकर फैलाती है और हाथ मुंह धोकर डाइनिंग टेबल पर आती है। वो देखती है कि सरला अदिति को बड़े प्यार से अपने हाथों से निवाला खिला रही है और कह रही है, बहू तुम थोड़ा ज्यादा खाओ, तुम कल बीमार थी ना, शरीर में कमजोरी आ गई होगी। लो ये सब्जी और लो। ये देखकर रश्मि मन ही मन सोचती है, जेठानी जी पर कितना प्यार लुटाया जा रहा है और मेरे साथ इतना बुरा व्यवहार। ये भेदभाव सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने अपनी पसंद से शादी की। रश्मि ऐसा सोच ही रही थी कि तभी नीरज कहता है, रश्मि आओ तुम भी बैठ जाओ और खाना खा लो। रश्मि भी डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती है। सब लोग खाना खाने लगते हैं। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन सरला सभी लोगों से कहती है, आज मोहल्ले में हमारे पड़ोसी के जन्मदिन का प्रोग्राम है, उन्होंने हमें सब परिवार बुलाया है। अदिति बेटा तुम तैयार हो जाओ, हम सब चलेंगे। माँ जी क्या मैं भी तैयार हो जाऊं? हाँ हो जाओ, अब मुझसे क्या पूछ रही हो? क्या तुमने शादी मुझसे पूछ कर की थी? जो मर्जी आए करो। यह सुनकर रश्मि को बहुत बुरा लगता है। दोनों बहुएं अपने अपने कमरे में तैयार होने जाती हैं। अदिति आरव से कहती है, आरव मुझे लगता है माँ जी को रश्मि पर इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए। वो भी तो इस घर की बहू है, गलती सबसे होती है, लेकिन उसे इस तरह नजरअंदाज करना सही नहीं है। हाँ अदिति मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ। मैं माँ से बात करूंगा और उन्हें समझाने की कोशिश करूंगा। फिलहाल तो तुम तैयार हो जाओ। अदिति तैयार हो जाती है। तब आरव उसे देखकर कहता है, तुम बहुत सुंदर लग रही हो अदिति। अगर तुम कहो तो फंक्शन के बाद हम तुम्हारे मायके भी घूम आते हैं। काफी दिन हो गए तुम्हें वहां गए हुए। नहीं आरव, तुम्हें तो पता है कि मेरे घर वाले कितना गुस्सा हैं। शादी के बाद जिस तरह की बातें हुई वो मुझसे बात करना भी पसंद नहीं करेंगे। मैं नहीं जाऊंगी, अभी रहने दो। दूसरी तरफ रश्मि तैयार होकर आईने के सामने खड़ी नीरज से कहती है, नीरज माँ जी अदिति भाभी को कितना चाहती हैं, उनसे कितने प्यार से बात करती हैं, लेकिन मेरे साथ उनका व्यवहार इतना रूखा है। मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। क्या मैं कभी उनका दिल जीत पाऊंगी? रश्मि हमने लव मैरिज की है, इसीलिए ऐसा है। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि घर वाले इसके कितने खिलाफ हैं, लेकिन तुम चिंता क्यों करती हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मैं माँ से बात करूंगा, धीरे धीरे चीजें ठीक हो जाएंगी। और सुनो, अगर तुम कहो तो पार्टी से लौटते समय हम तुम्हारे मायके चलेंगे। तुम अपने घर वालों से मिल लेना। मैं किस मुंह से अपने मायके वालों से मिलूंगी नीरज? उस हादसे के बाद से तो शायद वो मेरा चेहरा भी देखना पसंद ना करें। थोड़ी देर बाद दोनों बहुएं बाहर आती हैं। छवि उन्हें देखकर कहती है, भाभी आज तो आप दोनों ही बहुत सुंदर लग रही हो, नजर ना लगे किसी की। अच्छा अच्छा, तारीफ ही करती रहोगी या आप चलोगी भी? देर हो रही है। सब लोग पार्टी में पहुंचते हैं। मोहल्ले की औरतें उन्हें देखकर खुसर फुसर करने लगती हैं। अरे सरला तो कहती थी कि वो कभी लव मैरिज वाली बहू नहीं लाएगी, पर बच्चों के आगे किसकी चलती है। लेकिन मैंने तो सुना है कि वो अपनी लव मैरिज वाली बहू को ज्यादा नहीं चाहती, सारा प्यार अरेंज मैरिज वाली पर ही लुटाती है। इधर सरला अदिति से कहती है, चलो अदिति बहू, वो सामने वाली टेबल खाली है, वहीं बैठकर खाना खाएंगे। सब लोग एक गोल मेज के चारों तरफ बैठ जाते हैं। वेटर खाना लेकर आता है। तब सरला कहती है, अरे भाई सुनो, मेरी बड़ी बहू अदिति को आइसक्रीम बहुत पसंद है, उसके लिए वनीला आइसक्रीम ले आना। माँ जी मुझे पेस्ट्री बहुत पसंद है, क्या मेरे लिए पेस्ट्री का भी बोलेंगी? सरला चुप रहती है जैसे उन्होंने सुना ही ना हो। अरे क्यों नहीं बेटा, भाई एक पेस्ट्री भी ले आना इनके लिए। थोड़ी देर बाद वेटर आइसक्रीम और पेस्ट्री ला देता है। सभी लोग खाना खाते हैं और घर वापस आ जाते हैं। अगले दिन रश्मि अपने कमरे से बाहर निकल रही होती है कि वो आरव और अदिति के कमरे के बाहर रुक जाती है। आरव अदिति से धीरे धीरे बात कर रहा है। अदिति तुम क्यों परेशान होती हो? मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। पर आरव अगर किसी को पता चला तो? अरे कुछ नहीं होगा, पिछले महीने तो सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल थी, इस बार भी सब ठीक होगा। तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, हम निकलते हैं।
रश्मि ये सुनकर दंग रह जाती है। उसका शक अब यकीन में बदलने लगता है। वो अपने कमरे में वापस आती है और अपने आप से कहती है, डॉक्टर के पास और पिछले महीने